कमरे को ताला लगाकर चाबी इंद्रानी के हवाले की और गाड़ी स्टार्ट करके उधमपुर के शहर की तरफ चल पड़ा। शहर की गुंजान आबादी के एक बड़े बाजार के आखिरी कोने पर उम्मुल खबाइस का ठेका था। मैं होटल से निकलकर सड़क पर आया ही था कि सामने से इंडियन एयरफोर्स की एक जीप आती दिखाई दी। मैंने अपनी जीप एक तरफ कर ली ताकि वो गुजर जाए, क्योंकि सड़क ज्यादा कुशादा नहीं थी। जीप जरा करीब आई तो मेरा दिल धक से रह गया। उसमें फ्लाइंग ऑफिसर मिस्टर चड्डा सवार था और उसके साथ वाली सीट पर वही लड़की ऊषा बैठी थी। चड्डा ने मुझे हाथ का इशारा किया और जीप मेरे पास लाकर रोक दी। मैंने भी ब्रेक लगा दी। 1 सेकंड से भी कम मुद्दत में मैंने सोच लिया कि अब मुझे क्या करना होगा। मिस्टर चड्डा ने लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, कैप्टन मल्होत्रा, क्या बात है, तुमने मिस ऊषा को नहीं पहचाना? मिस्टर चड्डा मुस्कुरा रहा था। ऊषा मेरी तरफ हैरत भरी नजरों से देख रही थी। उसने फ्लाइंग ऑफिसर चड्डा की तरफ देखकर कहा, लेकिन सर, ये मेरा मतलब है ये कि एन उसी वक्त मैं उछलकर सीट पर से बाहर निकला और उषा की तरफ बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। हेलो डार्लिंग उषा, तुम कब आई? उषा बौखला सी गई, वो सिमट सी गई थी, मगर मैंने उसे बाजू से पकड़कर अपनी जीप की तरफ ले जाते हुए उसके कान में कहा, ये टॉप सीक्रेट है मिस उषा, कैप्टन मल्होत्रा एक दूसरी जगह पर है। फिर मिस्टर चड्डा की तरफ देखकर मैंने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू मिस्टर चड्डा, सो लॉन्ग। फ्लाइंग ऑफिसर चड्डा बोला सो लॉन्ग और जीप को लेकर आगे बढ़ गया। उषा घबराई हुई थी। मैंने उसे अपने साथ वाली सीट पर बैठने के लिए कहा। वो बैठ गई और मुझसे परेशानी के अंदाज में पूछा कि कैप्टन मल्होत्रा कहाँ है, तुम कौन हो? मैंने जीप स्टार्ट करनी चाही तो उषा ने स्टीयरिंग पर हाथ रख दिया। मैंने भारत की लड़कियों में एतमाद कुछ ज्यादा ही देखा है। उषा एक खुशशक्ल नौजवान लड़की थी। गाल पर बाएं जानिब एक छोटा सा तिल था, रंग हल्का गंदुमी था और वो अंग्रेजी बड़ी रवानी से बोलती थी। मेरी तरफ वो गौर से देखते हुए बोली, कैप्टन मल्होत्रा कहाँ है? इंडियन फ्लाइंग ऑफिसर चड्डा जा चुका था। अब मैं पूरी आजादी और एतमाद से बात कर सकता था। मैंने कहा, मैडम, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। पहली बात तो ये है कि आपको कैप्टन मल्होत्रा की तलाश में इस तरफ आना ही नहीं चाहिए था। आप पले वाले फौजी इलाके की तरफ गई थी क्या? उषा ने सांस भर कर कहा, हाँ, मुझे कैप्टन मल्होत्रा ने फोन किया था कि वो उसी जगह पर होंगे। फिर उनके एक कोलीग ने बताया कि वो इंदिरानी बोर्डिंग हाउस में ठहरा हुआ है। वहां गई तो मालूम हुआ कि इस नाम का कोई फौजी अफसर वहां नहीं। तंग आकर मैं वापस किले की तरफ जा रही थी कि फ्लाइंग ऑफिसर मिस्टर चड्डा मिल गए। मैंने उनसे बात की तो वो मुझे उसी बोर्डिंग हाउस की तरफ लेकर आ रहे थे कि तुम सामने से मिल गए। पहले ये बताओ कि फ्लाइंग ऑफिसर ने तुम्हें कैप्टन मल्होत्रा क्यों कहा था? क्या तुम कैप्टन मल्होत्रा का रूप बदल कर आए हो? मैंने फौरन उसकी गलत फहमी को दूर करते हुए कहा, मैंने तुम्हें बता दिया है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। कैप्टन मल्होत्रा अंबाला छावनी से जरूरी सिक्योरिटी चेकिंग के लिए गए थे, मगर एक खास प्लानिंग के तहत हमने उन्हें चंडीगढ़ में ही एक जगह रोक लिया है और उनकी जगह मुझे कैप्टन मल्होत्रा के कागजात देकर यहाँ भेज दिया गया है। इसकी वजह क्या थी ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि ये हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस का टॉप सीक्रेट है, पर मैं समझता हूँ कि तुम्हें पूछना भी नहीं चाहिए। उषा मुझे कुछ बेचैन सी लगने लगी थी। उसने अपने होंठ काटते हुए पूछा, क्या मैं चंडीगढ़ में कैप्टन मल्होत्रा से फोन पर बात कर सकती हूँ? मैंने कहा, मैडम, हम आपको कैप्टन साहब का फोन नंबर कैसे दे सकते हैं? ये हमारा टॉप सीक्रेट है। उसी वक्त मुझे ख्याल आया कि लड़की को अपनी गिरफ्त में रखना चाहिए, वरना ये मेरे लिए तबाहकुन भी साबित हो सकती है। मैंने अपना चेहरा संजीदा बना लिया और फिर उसकी तरफ देखकर कहा, मैडम, अगर आप वादा करें कि अपनी किसी सहेली वगैरह से बात नहीं करेंगी तो मैं कैप्टन मल्होत्रा से आपकी बात करवा सकता हूँ। लड़की का चेहरा एकदम खिल उठा। प्लीज मेरी बात करवा दें, मैं वादा करती हूँ कि किसी से इसका जिक्र नहीं करूंगी। मुझे मालूम था कि वो ग्रीन होटल में ठहरी हुई है, लेकिन मैं उस पर जाहिर नहीं करना चाहता था। मैंने उसे पूछा, आप कहाँ ठहरी हैं? उसने ग्रीन होटल का नाम लिया और बताया कि वो सिर्फ 2 दिन के लिए अपनी सहेलियों के साथ उधमपुर आई हुई है, परसों वापस जम्मू चली जाएगी। मैंने उसे कहा, मैडम, मैं आज और कल तो आपकी बात नहीं करवा सकता। हाँ, 2 दिन के बाद ऐसा मुमकिन हो सकता है। उषा सोच में पड़ गई, फिर चमक कर बोली, ठीक है, मैं 1 रोज और ठहर जाऊंगी। मेरा फोन नंबर लिख लीजिए। आपका शुभ नाम क्या है? मैंने कहा, मैं अपना नाम जाहिर नहीं कर सकता मैडम, आई एम सॉरी, मगर मैं परसों शाम फोन करूंगा। उषा ने मुझे ग्रीन होटल का नंबर दिया और अपने कमरे का नंबर लिखवाया और जीप से उतरकर बाय बाय कहती हुई सड़क पर शहर की तरफ चलने लगी। मैंने सारे मामले को इतना पुरस्कार बना दिया था कि अब उसे ग्रीन होटल तक लिफ्ट नहीं दे सकता था। मैंने वहीं से जीप वापस मोड़ी और बोर्डिंग हाउस में आ गया। इंदिरानी काउंटर पर नहीं थी। मैं उसके कमरे में बैठ गया जहां लोग बैठकर चाय वगैरह पीते थे। मैंने सिगरेट सुलगा लिया और उषा के बारे में गौर करने लगा। अगरचे मैंने उसे पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में कर लिया था और मुझे यकीन था कि वो किसी से कैप्टन मल्होत्रा के बारे में कोई बात नहीं करेगी, फिर भी उसकी तरफ से मेरे दिल में एक दुविधा सी थी। यही कि कहीं ये लड़की किसी से कोई बात न कर बैठे, यही कि यहाँ एक शख्स कैप्टन मल्होत्रा बनकर सिक्योरिटी चेकिंग के लिए आया हुआ है। मैंने इंदिरानी को देखा कि वो बरामदे से गुजरकर काउंटर पर आकर बैठ गई। उसने गोशाए चश्म से मुझे बैठते हुए देख लिया था। मैं उषा के बारे में उससे मशवरा करना चाहता था। दिन के
वक्त मैं इंद्रानी को अपने कमरे में नहीं बुला सकता था। ये बात काउंटर पर ही हो सकती थी। उस वक्त मौका भी था, लोग नाश्ता वगैरह करके जा चुके थे, काउंटर खाली था। मैं आहिस्ता से उठकर इंद्रानी के पास आ गया। मैंने जेब से नोटबुक निकाली और उस पर कुछ दर्ज करते हुए बोला, उषा को एक फ्लाइंग ऑफिसर यहाँ ले आया था। इंद्रानी जरा चौंकी, यूं ही मेज की दराज खोलकर कुछ तलाश करते हुए बोली, मुझे मुख्तसर बताओ कि बात क्या हुई है। फिर उस दराज से एक टूरिस्ट रिसाला निकाल कर मेरे सामने रख दिया और एक तस्वीर पर उंगली रख कर बोली, कोई आए तो इस पहाड़ के बारे में बातें शुरू कर देना। अब बताओ, उषा को तुमने क्या कहा? मैंने मुख्तसर अल्फाज में इंद्रानी को सारा वाक़या बयान कर दिया। वो मुतफक्किराना अंदाज में रिसाले के वरक उलटने लगी। बोली, इस लड़की को रास्ते से हटा दो। मैंने रिसाले की एक रंगीन तस्वीर पर उंगली रख दी और कहा, यह स्पॉट कश्मीर में किस जगह पर है? उसके साथ ही धीमी आवाज में कहा, क्या तुम समझती हो कि कैप्टन मल्होत्रा से फोन करवाने का लालच उसकी जबान को बंद नहीं रखेगा? इंद्रानी की नजरें रिसाले पर जमी थी। वो आहिस्ता से उसके वरक उलट रही थी। कहने लगी, मैं कुछ नहीं कह सकती। तुम्हारा मिशन एक आम लड़की की जिंदगी से ज्यादा कीमती है। मैंने जवाब दिया, क्या तुम उषा की निगरानी नहीं करवा सकती? इंद्रानी ने रिसाले को बंद करके दराज में रखते हुए मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा और बोली, मेरे लिए ये नामुमकिन है। वो ठीक कह रही थी। वो इस पोजीशन में नहीं थी कि ग्रीन होटल में रहने वाली किसी लड़की के पीछे कोई आदमी या औरत लगा दे जो उसकी निगरानी करती रही। इंद्रानी वहाँ एक ऐसे सीक्रेट एजेंट की हैसियत से काम कर रही थी जिसने बज़ाहिर अपनी जिंदगी की मसरूफियात को बहुत हद तक महदूद रखा था। उसके सिर्फ एक एजेंट थी, मार्गरेट, और मार्गरेट का दायरा कार सिर्फ टेलीग्राफ ऑफिस तक ही महदूद था। मैं काउंटर से हट कर बाहर आ गया, जीप पकड़ी और उधमपुर शहर की तरफ एक बार फिर रवाना हो गया। ठेके की दुकान मैंने देखी हुई थी। दोपहर के वक्त भी ठेके पर गाहक चले आ रहे थे। क्योंकि वहाँ शराब वगैरह पर पाबंदी नहीं थी, इसलिए ठेके पर गाहकी रहती थी। मैंने उस वक्त ठेके पर जाना मुनासिब न ख्याल किया और जीप को निकाल कर ले गया। ग्रीन होटल मैंने देखा नहीं था। बड़े बाजार से निकलते ही मैंने जीप रोक कर एक आदमी से ग्रीन होटल का पता पूछा और उस तरफ चल पड़ा। यह होटल शहर के मगरबी किनारे पर एक पुरफजा बाग के किनारे पर था। 3 मंजिला ढलानी छत वाला होटल था। मैंने दूर ही से उसको गौर से देखा और उसके पीछे से होता हुआ अपने बोर्डिंग हाउस की तरफ रवाना हो गया। दोपहर का खाना कमरे में ही खाने के बाद मैं कुछ देर आराम करने के लिए लेट गया। जब आंख खुली तो सूरज गुरूब हो रहा था। यूं ही ख्याल आया कि थंडर बेस वाले तले की तरफ चलना चाहिए। अंधे कुएं में 2 लाशें पड़ी थी। उस वक्त तक जरूर किले के सिपाहियों को उसका इल्म हो चुका होगा। मैंने हाथ मुंह धोकर कपड़े बदले और जीप लेकर थंडर बेस की तरफ चल दिया। मेरा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त था। किले के इर्द गिर्द लाशों की बदबू फैली हुई थी। कुछ सिपाही, स्क्वाड्रन लीडर मिस्टर कॉल और फ्लाइंग ऑफिसर चड्डा वहां मौजूद थे। उन सब ने मुंह पर रुमाल बांध रखे थे। दोनों लाशें जो मस्क हो चुकी थीं, उन्होंने अपनी निगरानी में कुएं से निकलवा कर सामने जमीन पर डाल रखी थी। मैं वहां पहुंचा तो चेहरे पर हैरत के तासुरात पैदा करते हुए पूछा, सर ये क्या है? ये लाशें कहां से आ गईं? मैंने जल्दी से रुमाल निकाल कर मुंह पर रख लिया। स्क्वाड्रन लीडर कॉल ने कहा, कोई इनको कत्ल करके लाशें कुएं में फेंक गया है। यह सारा इलाका आउट ऑफ बाउंड है। यहाँ तक कोई सिविलियन आया कैसे? कॉल ने सिपाहियों को लाशें जलाने का हुक्म दिया और मुझे लेकर किले के अंदर आ गया। मैं, स्क्वाड्रन लीडर कॉल और फ्लाइंग ऑफिसर चड्डा बड़े कमरे में एक मेज के गिर्द बैठ गए। कॉल कहने लगा, लाशें बिल्कुल मस्क हो चुकी थी, फिर भी मैंने उनकी तस्वीर उतरवा ली है। ये केस मैं अभी पुलिस को नहीं दूंगा। मुझे तो सबोताज लगता है। किसी सिविलियन की जरूरत नहीं हो सकती कि लाशें यहाँ तक लाए और उन्हें कुएं में फेंक कर चला जाए। मैंने सिक्योरिटी गार्ड को मुअत्तल कर दिया है। चड्डा कहने लगा, सर इधर लोगों में जमीनों की दुश्मनियां चलती रहती हैं, कत्ल भी होते रहते हैं। कॉल बोला, मगर हमारा सिक्योरिटी का इलाका है, इधर कोई लाशों को लेकर कैसे आ गया? मैंने दोनों लाशों को कुएं में फेंकने से पहले उनकी जेबों से सारे कागजात निकाल कर जला दिए थे। स्क्वाड्रन लीडर कॉल ने मेरी तरफ मुतवज्जे होकर कहा, कैप्टन मुझे उम्मीद है कि तुम इस बारे में मिलिट्री इंटेलिजेंस को रिपोर्ट नहीं करोगे क्योंकि ये सिविलियन मर्डर का केस है। मैं मिस्टर कॉल का एतमाद हासिल करना चाहता था। मुस्कुराते हुए कहा, सर मैं समझता हूँ, आप बेफिक्र रहें। अगरचे ये सिक्योरिटी का मामला है, उसके बावजूद मैं हेडक्वार्टर को दी जाने वाली अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र नहीं करूंगा। मैंने देखा कि मिस्टर कॉल ने इत्मीनान का सांस लिया। उसके सर से जैसे भारी बोझ उतर गया था। मैं जानता था कि अगर मैं रिपोर्ट कर देता तो उसके खिलाफ इंक्वायरी हो सकती थी। स्क्वाड्रन लीडर ने मेरा शुक्रिया अदा किया और मेरे लिए चाय मंगवाई। वहाँ इसराइली ग्रुप कैप्टन मिस्टर सावल भी आ गया। उसने कुएं से निकलने वाली लाशों के बारे में सिर्फ इतना कहा कि अब इनकी बदबू खत्म हो गई है। गार्ड्स ने दोनों लाशों को जला डाला था। फ्लाइंग ऑफिसर चड्डा चहक कर बोला, फॉरगेट इट सर, बाय द वे मेरे पास शैंपेन थोड़ी सी है, कैप्टन तुम पीना पसंद करोगे? मैंने एक जरूरी काम का बहाना बनाकर माजरत पेश कर दी। फिर मिस्टर कॉल को साथ लिया और पले के असलहा डिपो में सिक्योरिटी चेक के लिए आ गया। जहाँ भी असलहे से भरी हुई पेटियां पड़ी थी। मिस्टर कॉल ने बताया कि इनमें माइंस की भी भारी
तादाद मौजूद है। मैं दिल में अंदाजा लगा रहा था कि जब ये सारे का सारा असलहा एक धमाके से फटा तो एक बार तो सारा शहर हिल जाएगा। इस जगह किसी टाइम बम का रखा जाना बहुत जरूरी था। टाइम बम या दस्ती बम के बगैर ये असलहा नहीं फट सकता था, या फिर किसी तरीके से यहाँ आग लगा दी जाए। मेरी तवज्जो आग पर ही थी, क्योंकि ना तो मैं यहाँ टाइम बम लगाने की पोजीशन में था और ना मैं वहां से कोई हैंड ग्रेनेड हासिल कर सकता था। इन्हीं ख्यालात में गलता मैं इंडियन स्क्वाड्रन लीडर के साथ असलहा डिपो से बाहर आ गया। स्टाफ की अक्सर नफरी जम्मू छावनी गई हुई थी। मैंने जानबूझकर स्क्वाड्रन लीडर से अपनी कल वाली बर्थडे पार्टी का जिक्र छेड़ दिया। सर, मैं चाहता हूँ कि बर्थडे पार्टी शानदार हो। अगर मैं अंबाला में होता तो आपको घर का बना हुआ लजीज तरीन केक खिलाता। मेरी पत्नी का केक बनाने में जवाब नहीं। स्क्वाड्रन लीडर ने मुस्कुराकर कहा, कभी आपके यहाँ अंबाले जरूर आएंगे, लेकिन कल की पार्टी के लिए हमने खास तौर पर केक का ऑर्डर दे रखा है। जम्मू की एक बेकरी में बड़े शानदार केक तैयार होते हैं। छावनी में भी वही बेकरी केक सप्लाई करती है। मुझे उम्मीद है कि तुम उसे पसंद करोगे। बातों ही बातों में मैंने ये तसल्ली कर ली कि कल शाम को स्टाफ के सारे मेंबर थंडर बेस के हॉल में मौजूद होंगे। जो लोग मुझे रात के खाने तक रोकना चाहते थे, लेकिन मैंने माजरत पेश कर दी। जब मैं जीप में बैठकर जाने लगा तो फ्लाइंग ऑफिसर मिस्टर चड्डा कहने लगा, कैप्टन, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हमारे कमांड हेडक्वार्टर की तरफ आ रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैं उसे रास्ते में ही मिल गया। तुम्हें तो मालूम ही है कि यहाँ किस कदर सिक्योरिटी है। फिर शरारत से मुस्कुराते हुए बोला, मुझे उम्मीद है तुमने अच्छा वक्त गुजारा होगा। मैं भी मुस्कुरा दिया। ओके मिस्टर चड्डा, कल मिलेंगे, मैं शाम तक पहुंच जाऊंगा। वो कहने लगा, तुम्हें जल्दी आना चाहिए कैप्टन, हम 4 बजे पार्टी ओपन कर देना चाहते हैं। सभी पीने पिलाने वाले हैं। बड़ी देर बाद कहीं ऐसी पार्टी का मौका मिला है। मैंने कहा, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी आ जाऊं। मैं जीप निकाल कर शहर की तरफ रवाना हो गया। बोर्डिंग हाउस में आया तो रात हो चुकी थी, रोशनियां हो रही थी। मैं चाबी लेने काउंटर पर आया तो इंदिरानी शेल्फ में लगी हुई चाबी उतार कर मेरी तरफ बढ़ाते हुए आहिस्ता से बोली, वो लड़की तुम्हारा इंतजार कर रही है, उसे यहाँ आने से रोक दो। फिर मुस्कुरा कर ऊंची आवाज में बोली, सर आप खाना कमरे में खाएंगे या डाइनिंग रूम में? मैंने उसका शुक्रिया अदा करते हुए आम दाहक की तरह कहा, मैं कमरे में ही खाना पसंद करूंगा। दिल में उषा को बुरा भला कह रहा था कि ये बदबख्त अब यहाँ क्या लेने आते हैं। मैं काउंटर से मुड़ा ही था कि उषा कुर्सी से उठकर मेरी तरफ बढ़ी। मैंने उसे बरामदे में आने का इशारा किया। बरामदे में जरा अंधेरा था। मैं उसे एक तरफ ले गया और कदरे तुर्श रवि से कहा, मिस उषा, मैंने आपको इधर आने से मना किया था। क्या आपको अपने भारत देश की सिक्योरिटी का भी ख्याल नहीं? उषा माजरत करने लगी। सर, मुझे अफसोस है, मगर मैंने आज सुबह कैप्टन मल्होत्रा के घर उसकी छोटी बहन को फोन किया था। वो बड़े परेशान थे, क्योंकि कैप्टन मल्होत्रा जब भी किसी दौरे पर जाते हैं तो घर हर रोज फोन करते हैं। माता जी भी कह रही थी कि उनके बेटे का 2-3 दिन से कोई फोन नहीं आया। ये बात मेरे लिए बड़ी परेशान कुन थी। कैप्टन मल्होत्रा की माता ने अगर उसके अंबाले छावनी वाले ऑफिस में फोन करके अपनी तशवीश का इजहार कर दिया तो वो दफ्तर वाले थंडर बेस में फोन करेंगे और खामखा एक उलझन खड़ी हो जाएगी। मैंने उषा से कहा, तुमने उन्हें बताया नहीं कि यह टॉप सीक्रेट टूर है कैप्टन मल्होत्रा का, और वो जहां भी है खैरियत से है? उषा झट से बोली, सर, मैंने उनकी तसल्ली कर दी थी कि कैप्टन बिल्कुल ठीक ठाक है और मामला ऐसा है कि वो घर पर फोन नहीं कर सकता। आप सब परेशान ना हो। मैंने उषा से पूछा, अब तुम यहाँ क्या करने आए हो? उषा ने बड़ी आजिज़ी से कहा कि सर, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप आज कैप्टन से मेरी फोन पर बात करवा दें? मैंने उषा को डांट कर कहा, मिस उषा, मुझे अफसोस है कि तुम एक पढ़ी लिखी औरत होते हुए भी इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना बातें कर रही हो। मैंने सिर्फ तुम्हारे जज्बात का ख्याल करते हुए तुमसे हामी भरी थी कि कैप्टन मल्होत्रा से तुम्हारी फोन पर बात करवा दूंगा, वरना मुझे किसी हालत में भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं अपनी नौकरी का खतरा मोल लेकर ऐसा कर रहा हूँ। क्या तुम चाहती हो कि मेरा कोर्ट मार्शल हो जाए और कैप्टन मल्होत्रा को भी नौकरी से डिसमिस कर दिया जाए? उषा ने फौरन मुझसे माफी मांगी, बोली, नहीं सर, मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहती। मैंने कहा, तो फिर एक दिन मजीद इंतजार करो। परसों दोपहर के 2 बजे मैं तुम्हें ग्रीन होटल से आकर ले जाऊंगा। तुम अपने कमरे में ही रहना, फिर हम टेलीफोन ऑफिस जाकर कैप्टन मल्होत्रा से बात करेंगे। ओके, अब तुम जाओ और दोबारा इस बोर्डिंग हाउस में मत आना। वो बोली, ओके सर, मैं जा रही हूँ, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको परेशानी हुई। उसमें दोनों हाथ जोड़कर मुझे नमस्कार किया और बरामदे में से गुजरकर सीढ़ियां उतरकर बोर्डिंग हाउस के लॉन से गुजर गई। मैं बरामदे के नीम रोशन कोने में खड़ा उसे सड़क पर जाते देखता रहा। वैसे मुझे यकीन था कि ये लड़की कम से कम कल शाम तक खामोश रहेगी। मुझे उस पर यकीन करना ही पड़ रहा था। अभी मैं उसे कत्ल नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो बराह रास्त मेरे मिशन में हायल नहीं हो रही थी। अगर ऐसी बात होती तो अब तक इस लड़की की लाश भी उधमपुर की पहाड़ियों के किसी खड्ड में पड़ी गल सड़ रही होती। इंदिरानी से मैंने कोई बात ना की और अपने कमरे में आ गया।
रात का खाना खाकर सो गया। दूसरे दिन शाम को मेरी बर्थडे पार्टी थी, जो शायद थंडर बेस वाले किले के इंडियन फजाइया के स्टाफ मेंबरान की जिंदगियों की आखिरी पार्टी थी। वाइन की बोतल लाने का काम मैं सुबह ही सुबह अंजाम देना चाहता था, क्योंकि फिर ठेके पर लोगों की आमदोरफ्त का तांता बंध जाता था। ठीक 10 बजे खुलता था। नाश्ता करने के बाद मैं अपने कमरे में ही बैठा रहा। ठीक 10 बजे मैं बोर्डिंग हाउस से अपनी जीप में निकल खड़ा हुआ। ठेके का सिख मालिक अपनी गद्दी पर बैठा हुआ था। मैंने दुकान में दाखिल होकर एक ऐसी वाइन की बोतल पसंद की जिसका साइज बड़ा था और जो गत्ते के खूबसूरत डिब्बे में बंद थी। कीमत अदा करके मैं वापस चल पड़ा। कमरे में आकर दरवाजा बंद करके कुंडी चढ़ाई और वाइन की बोतल को अपने सामने मेज पर रखकर उसकी पैकिंग को चारों तरफ से देखा। गत्ते के डिब्बे पर कोई टेप नहीं लगी थी। मैंने डिब्बा खोलकर बोतल को बाहर निकाला। ये एक ऐसी बोतल थी जिसका पैंदा चौड़ा था। उस पर खूबसूरत लेबल लगा हुआ था। ढकना ऐसा था जो कि मशीन से बंद किया गया था।